आपने यहाँ 3 बातें की हैं। पहली बात, आपने मुझे कहा कि मैं मियाँ साहब की हूँ जिसके के फैसला करना है कि मियाँ साहब कब आएंगे। तो मैं समझता हूँ अगर मैं उस टीम में होता और मियाँ साहब अच्छा, नहीं मुझसे है। मशवरा करते तो अब तक मियाँ साहब पाकिस्तान आ चुके होते, इतनी इश्यूज नहीं क्रिएट होने थे। तो लिहाजा मुझसे अभी उन्होंने इस बात पे मशवरा नहीं किया। तो वो पहली बात। अब दूसरा सवाल जो है वो जो तहकीकाती कमीशन है वो वीडियो लीक्स पे, उसका आपने जिक्र किया और फिर आपने इलेक्शन डेट का जिक्र किया। तो अब तहकीकाती कमीशन पे मैं ये छोटी सी वजाहत करता चलूं कि इस पे इनको चाहिए ही नहीं था उमर बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस बेंच में बैठते, और इनके जो हम ख्याल जजेस हैं उनको भी नहीं बैठना चाहिए था। इनको या तो फुल कोर्ट बनाना चाहिए था और या खुद को रिकूज करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। और इसमें जो बातें की गई हैं, जो एक जो बहुत सीरियस किस्म की जो ऑडियो टेप सामने आई है इनकी जो मदर इन लॉ है उनकी, तो उसका जो क्रक्स है वो ये है कि वो कहती हैं कि अगर तो जल्दी इलेक्शन हो, यानी कि अगर तो पीटीआई जीते और जल्दी इलेक्शन हो तो फिर इलेक्शन करा दें, और अगर जल्दी इलेक्शन नहीं होगी तो मार्शल्ला लगना चाहिए। ये कमबख्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते। तो वो चाहती हैं कि या पीटीआई आ जाए या मार्शल्ला लग जाए, इलेक्शन इस तरह के ना हो जिसमें कि कोई और दूसरा आ जाए या दूसरी पार्टीज आ जाए। तो इसको कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं टू बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट, और पंजाबी में कहते हैं कि या पीटीआई आए या मार्शल आए या कोई ना आए, यानी कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। तो ये इस किस्म की इनकी जो सोच है उसको देखते हुए चीफ जस्टिस के तवातर के साथ बेंचेस बनाना जिसपे कि उनके अपने ब्रदर जजेस का शदीद क्रिटिसिज्म मौजूद है अपने अदालती फैसलों में, और जस्टिस मंसूर अली शाह को यहाँ तक कहना पड़ा है कि ये वन मैन शो है। तो मैं समझता हूँ ये जो भी फैसला कल देंगे उसकी क्या लेजिटिमेसी होगी, कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। अब तीसरी बात जो है कि ये इलेक्शन डेट का आपने इशू की बात की है। इलेक्शन डेट साफ लिखा हुआ है आइन में कि वो विद इन 90 डेज होने चाहिए, यानी जब अगर असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाए, तहलील हो जाए, पहले तो 90 दिन है वरना 60 दिन है। तो ये तो साफ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इलेक्शन कराएगा कौन? इलेक्शन कराएगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन सदर पाकिस्तान हरगिज नहीं कराएंगे। सदर का अगर नाम दिया गया तारीख में कि सदर कोई तारीख अपॉइंट करेंगे तो दैट इज ओनली बाय नेम। प्रेसिडेंट का जो रोल है पाकिस्तान में या और भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में वो टिचुलर रोल होता है, उसका सिर्फ नाम सदर का इस्तेमाल होता है। बियॉन्ड दैट डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट की होती नहीं है। ये बेसिक चीज ना किसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताई है, ना सुप्रीम कोर्ट ने समझने की कोशिश की है। और उन्होंने एक दफा कह दिया गवर्नर डेट देगा, फिर कह दिया सदर डेट देगा, फिर कह दिया 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे। वो कोई नहीं हुए इलेक्शन, अब बैठे हुए हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज जो है इस पे मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। 90 दिन में चलो नहीं होते तो उसके करीब होने चाहिए, लेकिन कराने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन, सबको टेबल पे ला के मिलजुल के इन्होंने फैसला करना है। इन आइसोलेशन कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से अदालतों को नहीं कह सकती कि अदालतें ये फैसले करें जो वो चाहती हैं। लेकिन सर, पंजाब के मामले में जब ये अदालती समाअत चल रही थी तो उसी का फैसला आया ना कि पंजाब की तरह जिस तरह से 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर डेट देने का मजाज सुप्रीम कोर्ट होगा, आप हमारे पास आके डेट लीजिएगा। अब ये फैसला मौजूद है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा पे अमल दरामद करेंगे नहीं करेंगे, क्या इसको ये हक रखेंगे कि इसको सेटिस्फाइड कर दें? सदर साहब ने तो डेट देनी थी, नहीं दी। अब वो अपनी डेट फायज ईसा मुझे डर है कि बल्कि सही होगा, वो तो उनको कंटेम्प्ट लगा सकते हैं इन सारे जजेस को कि इस पे तो शुरू में 4 जजेस क्या बैठे थे कि भाई ये जो मामला है ये हम इस पे नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा कि ये फैसला 4-3 से है, उसी को इन्होंने कह दिया 3-2 है। तो वो तो कोर्ट कह चुकी थी कि हम इसमें जा नहीं सकते, तो ये दोबारा इसमें कैसे घुस गए? ये तो जब जस्टिस फायज ईसा आएंगे तो उनको ये जितना भी लीगल डिसऑर्डर, ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का जो क्योस क्रिएट हुआ है, जो बेंचेस बनाए गए इन वायलेशन ऑफ द लॉ, ये सारा कुछ उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि वो पहले 1 महीने में ये चीजें दुरुस्त कर देंगे।
सर एक बहुत बड़ा मसला, हमने भी जिस तरह से बात की है, बार बार यही बात की है कि यूनिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं, जिस तरह तश्कील दिए जाते हैं, जिस तरह से लाइक माइंडेड जजेस का एक बेंच बनाया जाता है, अब इस पर शदीद एतराज है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ भी जाते हैं जस्टिस काजी फाइज साहब, तो ही हैज वेरी लिमिटेड टाइम, उनके पास ज्यादा महीने नहीं है। उन्होंने इलेक्शंस भी कराने हैं, उन्होंने हल्का बंदियों को भी अगर नॉकडाउन करना है तो वो करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक यूनिटी पैदा करनी है। और अदलिया का जो इस वक्त हाल नजर आता है कि कोई किसी ऑर्डर का पाबंद नहीं है। आप आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब के भी रिमार्क्स अगर देख लें, बहुत सख्त है, क्योंकि कानून की अमल दरामद जो कराना चाहिए, जिनको वो भी इम्प्लीमेंटेशन जिनको करानी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जिनको इसको ऑर्डर को फॉलो करना है वो नहीं कर पा रहे। एक अलग आइसोलेशन में चल रहा है मामला, तो बिगाड़ बहुत डीप है और ये बड़े टेस्टिंग टाइम्स होंगे जस्टिस के लिए। मैं नहीं समझता कि ये कुछ ज्यादा डीप है। ये सारा मामला जो है, ये अगर तरीके से चला जाए तो 1 से 2 माह में सब कुछ सेटल हो सकता है। होगा क्या, अब होगा कि वो जो कुछ जजेस थे जो कि ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस से अपने साथ किया हुआ था, उनमें से भी अब कुछ जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और उससे जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं वो जो एक पार्टीबाजी बनी हुई थी वो टूट जाएगी। जैसे ही वो पार्टीबाजी टूटेगी और ये जब रैशनली सोचना शुरू करेंगे, तो ये जो 8, 10, 15 जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, इनकी जैसे ही नोक पलक ठीक होगी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये काजी फायद ईसा, मैं समझता हूँ कि अगर वो थोड़ा तहम्मुल से चलेंगे, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, और आखिर में ये बता दीजिएगा, आपने शुरू में कहा कि अगर आपसे एडवाइस लेते नवाज शरीफ साहब तो अभी मुल्क में होते, तो वो कौन उनको एडवाइस कर रहे हैं? चले उस पर नहीं जाते, लेकिन आपसे एडवाइस अगर करते हैं, और आप क्यों, किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि वो इस वक्त मुल्क में होते? वो इस बुनियाद पे मुल्क में होते कि उनके खिलाफ ये जो पनामा केस बनाया गया था, इसके बारे में ओवरवेलमिंग एविडेंस आ चुका है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो इलीगैलिटीज कमिट हुई हैं पनामा केस में, जिसमें कि इन्होंने डायरेक्शन दी थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कि वो रेफरेंसेस फाइल करे, जिसमें एक मॉनिटरिंग जज बनाया गया था, जिसके तहत इन्होंने इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, एडजुडिकेशन को कंट्रोल किया था। वो कंकरेंटली इलीगल स्टेप्स लिए गए थे, और ये सारे इलीगल स्टेप्स, जब मैं मरियम बीबी का केस आर्ग्यू कर रहा था तो मैंने सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताए थे। लेकिन उस वक्त जो फैसला आया, उन्होंने डायरेक्ट, जब हम मेरिट्स पे गए तो इट वाज अ केस ऑफ नो एविडेंस। तो आसान रास्ता यही था कि बजाय इसके कि इन जजेस पे भी बात आती जिन्होंने ये पनामा केस में गलत फैसला दिया है, उन्होंने उनको एक्विट कर दिया इस बात पे कि देयर वाज नो एविडेंस। वो फैसला बिल्कुल सही है, वाकई देयर वाज नो एविडेंस, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स भी सामने आते हैं, एविडेंस भी है। उसके बाद कंकरेंटली इतनी सारी इलीगैलिटीज कैसे हुई? क्या ये जजेस जो थे, इनसे बेचारों से वाकई कोई गलती हुई थी या देयर वाज मोर टू इट? तो ये इस सारी चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मियां साहब का केस मरियम बीबी के केस से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मियां साहब का केस ये है कि मियां साहब एक्वायर्ड दीज प्रॉपर्टीज while he was holder of public office. Now that is wrong. These properties were never acquired by Mian Nawaz Sharif. Mian Nawaz Sharif जो है वो तो बहुत पहले अलग हो चुके थे ये सारे इत्तेफाक ग्रुप से। जब वो पहली दफा पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उनको अलग इसलिए किया गया था कि उन्होंने सियासत करनी थी। मियां शरीफ जो थे वो जैसे भी थे वो ईमानदार, यानी एक अमीर आदमी थे अपने वक्त के। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।